वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला। और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। एनएससी जेएस की जो प्रैक्टिस सेशन की सीरीज है, आज उसके अंदर मैं फिजिक्स में हीट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पर कुछ अच्छे सवाल देखने वाले हैं, लेवल से कुछ ऊपर, जहां पर मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होंगे और आपको कई सारे सवाल क्लियर होंगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। जल्दी कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाने शुरू करो। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले खुद सॉल्व करके देखना, ना हो तो फिर यहाँ पे देखना। वीडियो पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट करो, सवाल ना हो फिर मास्टर के सवाल देखो कि मास्टर क्या कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल करते हैं मिक्सचर वाला, जो बच्चों को बेहद पसंद है और एग्जामिनर को भी बेहद पसंद है। उस सवाल को जरा देखते हैं क्या है वो कहता है कि मैंने 500 ग्राम का पानी 80 डिग्री सेल्सियस पर है, 500 ग्राम पानी। क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा सवाल है, बच्चों को भी बेहद पसंद आता है और एग्जामिनर को भी बेहद पसंद आता है। 500 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है मेरे भैया, 80 डिग्री सेल्सियस, और इसको मिक्स कर दिया किसके साथ? 100 ग्राम स्टीम, 100 ग्राम स्टीम के साथ, 100 ग्राम स्टीम के साथ एट द रेट कितने टेम्परेचर पे? 120 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है फाइंड द फाइंड फाइनल मिक्सचर, फाइंड द स्टेट, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ, फाइंड द स्टेट एंड टेम्परेचर ऑफ फाइनल मिक्सचर। समझ में आ गई बात? इस मिक्सचर की जो आपके सामने है, इस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? जल्दी से पॉज करो, वीडियो को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और ना हो तो मास्टर का सॉल्यूशन देखो। ठीक है भैया, चलो। तो स्टीम यहां पर कितनी हीट एब्जॉर्ब करके बैठी हुई है? ज्यादा टेम्परेचर कौन है? स्टीम है 120 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, वाटर है लोअर टेम्परेचर पे। तो जो बड़ा है वो अपने दिल खोल के दान करेगा, और जो नीचे है लोअर टेम्परेचर पे वो दिल खोल के एक्सेप्ट करेगा। तो गरीबी उठ के ऊपर आएगी और अमीरी उठ के नीचे आएगी, और दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 100 ग्राम जो स्टीम है, 100 ग्राम जो स्टीम है वो 120 डिग्री सेल्सियस पर है। मुझे इसको 100 ग्राम स्टीम ही बनाना है मेरे भैया, लेकिन किस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको लाना होगा पहले, और फिर इसको मैं 100 डिग्री 100 100 ग्राम वाटर को, 100 ग्राम स्टीम को 100 ग्राम वाटर बना दूंगा एट द रेट 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? पहले मैंने स्टीम को 120 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आया। मैं स्टीम को कहां से कहां ले गया? स्टीम को कहां से कहां लाया? 120 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आए। उसके बाद उसका कन्वर्जन होगा, फेज कन्वर्जन होगा। तो 120 से 100 डिग्री सेल्सियस पर ये स्टीम रहते रहते ही हुआ है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो ये स्टीम है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर फेज कन्वर्जन हो रहा है, और यहां पर सिंपल क्या हो रहा है? टेम्परेचर गिर रहा है। तो क्या फॉर्मूला होता है? यहां से कितनी हीट निकल जाएगी और यहां से कितनी हीट निकल जाएगी, जरा देखते हैं। इसको मैं कहूंगा Q1, अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज हो रही है, जो क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। कितना है वो? सी के नाम पर हमारे पास क्या है? 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, और यहां पर क्या आएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई क्या? और यहां से कितनी रिलीज होगी? Q2 अमाउंट ऑफ हीट, Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज हो रही है, 100 ग्राम m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि कितनी है? 540 कैलोरी, 540 कैलोरी, 540 कैलोरी, और यहां पर ये इतनी कैलोरी। बात समझ में आ गई क्या? तो ये कितनी हो गई? ये हो गई 1 किलो कैलोरी, और ये कितनी हो गई? 54 किलो कैलोरी। अब
ये तो हुई स्टीम की बात, ये तो किसकी बात हो गई मेरे भैया, स्टीम की बात हो गई। ठीक है राजू भैया, ये किसकी बात है, स्टीम की, जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ हीट है। लेकिन हमें यहां पर ये देखना है कि जरूरत कितने की है, जरूरत कितने की है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं फिर 500 ग्राम वाटर को पकड़ता हूं। 500 ग्राम वाटर भैया कहाँ बैठे हैं, 500 ग्राम वाटर भैया कहाँ बैठे हैं, ये वाले बैठे हैं 80 डिग्री सेल्सियस पर। इसको मैं राइज करवाऊंगा, इसका टेम्परेचर उठाऊंगा और कितने टेम्परेचर पर लेकर आऊंगा, 500 ग्राम वाटर एट एट 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आऊंगा। तो देखना चाहता हूं मैं कितनी अमाउंट ऑफ हीट इसको देनी पड़ेगी, वहां से रिलीज हो रही है और यहां पर देने की जरूरत है। कितनी अमाउंट ऑफ हीट, मैंने इसको Q1 डैश कह दिया, क्या कह दिया, Q1 डैश। ध्यान से सुनना मेरी बात, Q1 डैश क्या हो जाएगा, यहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट। यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। समझ में आती है आपको बात। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 500 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 होती है, 1 कैलोरी, और यहां पर 20 डिग्री का इतना। तो कितना हुआ ये मेरे भैया, कितना हुआ ये, तो ये हो गया 10 किलो कैलोरी। 10 किलो कैलोरी यहां पर कंज्यूम हो जाएगी। अब अवेलेबल आपके पास कितनी है सर, अवेलेबल तो मेरे पास 54 किलो कैलोरी है। कितनी है, 54 + 1, तो आपके पास कितनी हो गई, 55 किलो कैलोरी जो अवेलेबल है। यहां पर जो अवेलेबल है वो आपके पास कितनी है, अवेलेबल कितनी है, 55 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी के कैल। और यहां पर जो इस्तेमाल हो जाएगी, यहां पर जो इस्तेमाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 किलो कैलोरी। अब आप ये देखिए कि आपके पास कितना पानी बचा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। और एक और पानी है जो कि कौन सा है, 500 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। और इसमें जो हीट का आदान प्रदान हुआ उस सबको भी हम देख रहे हैं कि टोटल यहां पर 55 किलो कैलोरी थी, कंज्यूम हो गई 10 किलो कैलोरी। अब आपके पास 600 ग्राम पानी है, कितना पानी है, 600 ग्राम पानी है, और बची हुई एनर्जी कितनी है आपके पास, 35 किलो कैलोरी अभी भी आपके पास बची हुई है। तो अब आप क्या करोगे इस 35 किलो कैलोरी को, ठीक है, तो अब आपके पास क्या कह दूं कि 600 ग्राम वाटर है, और ये कितने पर है, एट द रेट 100 डिग्री सेल्सियस। और आपके पास जो अवेलेबल हीट है, हीट अवेलेबल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो कितनी है, 55 में से 10 जाएंगे तो 45 किलो कैलोरी स्टिल रिमेनिंग। अब इसमें से कितना पानी स्टीम बन जाएगा, अब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो आपसे ये पूछ रहा हूं मैं कि कितना स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एम मास, लेट अस सपोज कि लेट अस अज्यूम कि एम मास कन्वर्ट हो गया, तो एम इंटू 540, और कितनी है ये, 45,000 कैलोरी, 45,000 कैलोरी। तो m यहां से आपका आ गया कितना, 4500 डिवाइड बाय 54। क्या यहां पर काम कर रहा है, 3 1 3, 3 8 24, 3 1 3, 3 5 15, 1500, और ये क्या हो जाएगा, 3 6 18, 500/6 ग्राम, 500/6 ग्राम स्टीम, और रिमेनिंग क्या हो गया, वाटर। तो 500 ये सारी कंज्यूम हो गई। अब सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाने के बाद इतनी स्टीम बन गई, सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाने के बाद इतनी आपकी क्या बन गई, स्टीम बन गई। बचा हुआ जो अमाउंट था 600 में से आप इतना माइनस कर दो। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कहूंगा कि 500/6 ग्राम स्टीम है, प्लस 600 माइनस 500/6, ये आपके पास वाटर है। और ये मिक्सचर किस टेम्परेचर पर है, ये मिक्सचर है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। इतने ग्राम,
ठीक है भैया, और ये सब कहाँ है, एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये है आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इजी है, और बढ़िया नहीं कहूँगा, इजी है, आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो अगला सवाल है हमारे पास, एक फॉल्टी थर्मामीटर है, फॉल्टी थर्मामीटर, एक थर्मामीटर है और ये फॉल्टी है। कैसा है ये, फॉल्टी है, ठीक है। एक बार एक गांव में एक आदमी गया मेडिकल शॉप पे गांव में, तो उसने कहा कि थार्मामीटर है क्या। तो जब ये कस्टमर ने पूछा केमिस्ट से कि थार्मामीटर है क्या, तो केमिस्ट कहता थारीमा सेंटीमीटर है क्या। खैर, तो ये एक फॉल्टी फॉल्टी है। कैसा है, फॉल्टी थर्मोमीटर, थारीमामीटर। तो वो मैं थारी लिख रहा हूँ, थर्मो क्या हो जाएगा, हाँ थर्मोमीटर। तो ये लोअर टेम्परेचर को दिखा रहा है 5, 5W, कुछ भी उसने यूनिट भी दे दी, 5W जैसे डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसे कुछ भी। और अपर उसने कह दिया 105, अपर उसने क्या कह दिया 105W, ये अपर है, ठीक है। ये कौन हो गया, अपर रीडिंग। और ये कौन सी हो गई नीचे, ये हो गई लोअर रीडिंग। लोअर रेफरेंस पॉइंट, अपर रेफरेंस पॉइंट। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर इस स्केल पर 25 वॉट, इस स्केल की 25 वॉट, ओ मेरे मुंह से वॉट निकल गया, आई एम सॉरी। अगर इस स्केल पे कोई रीडिंग 25W दिखाई जा रही है, तो वो डिग्री सेल्सियस स्केल में क्या रीडिंग होगी, ये क्वेश्चन है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, कि एक फॉल्टी थर्मामीटर है जिसकी लोअर रीडिंग बताई जा रही है 5W, अपर रीडिंग बताई जा रही है 105W। अब इस फॉल्टी थर्मामीटर में अगर 25W की कोई रीडिंग है, तो वो डिग्री सेल्सियस स्केल में कितनी होगी। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर निकालो फटफट। बहुत आसान है ये सवाल, अगर आपको ये बात पता हो कि हम किसी भी स्केल की टेम्परेचर at unknown scale, temperature at scale minus lower temperature point divided by number of divisions, number of divisions। ठीक है बाबा, अगर आप इसको जानते हो और इसको किसी और स्केल पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रीडिंग आएगी डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर टेम्परेचर पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस स्केल, जो कि कितना है 0 है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, जो कि कितना है 100 है। तो इस वाले स्केल पे अगर मैं ये बात करूं, तो बड़ी आसानी से मुझे नज़र आता है कि मेरे से पूछा गया है कि 25W की क्या बात होगी डिग्री सेल्सियस में। तो लोअर टेम्परेचर उसने यहाँ पर दिया है कि 5 है, और यहाँ पर 100 ही डिविजन्स हैं। तो 100 से 100 हुआ कैंसिल। अगर मैं इस वाली चीज़ को इस वाली चीज़ से कंपेयर करता हूँ, तो मुझे सी मिल जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान था ये सवाल, बेहद आसान था। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसी की जैसा अगर एक और सवाल दिखाऊं मैं आपको, इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, कि एक आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी हमारे पास कोई टेम्परेचर नापने की कोई चीज़ है, ठीक है। इसको लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट ना कहकर वो कह रहा है स्टीम पॉइंट। क्या कह रहा है, स्टीम पॉइंट है, और ये क्या है, आइस पॉइंट है, ठीक है जी। एक स्टीम पॉइंट है और एक आइस पॉइंट है। और आइस पॉइंट जो है आपका वो -20 है, -20, और ये है आपका 180। कुछ भी आप इसकी कैपिटल टी यूनिट रख दो, कैपिटल टी यूनिट रख दो, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो -20T और 180T, वो आपसे कह रहा है कि अगर यहाँ पर कोई 5T की रीडिंग है, अगर इसकी कोई 5T की रीडिंग है, तो ये व्हाट corresponding reading for the temperature as measured in this thermometer,
इक्वल टू 5t, वो क्या कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग होगी डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर पर, डिग्री सेल्सियस स्केल पर, अगर इस स्केल में कोई 5t की रीडिंग देता है। तो फिर से वही है हमारे पास क्या, कि टेम्परेचर टेम्परेचर इन दिस थर्मामीटर, टेम्परेचर इन दिस थर्मामीटर माइनस लोअर टेम्परेचर, माइनस लोअर टेम्परेचर, बात समझ में आती है आपको। और नीचे उसके क्या आ जाएगा, अपर टेम्परेचर माइनस अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सवाल मैंने इसलिए दिया क्योंकि माइनस में उसने दिया, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पर -20t ही रखना है। ये हमें 5t, ये अननोन टेम्परेचर है, तो 5t जो भी पीछे था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 -20, अपर अपर पॉइंट, अपर टेम्परेचर पॉइंट, अपर रेफरेंस पॉइंट माइनस लोअर रेफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू, डिग्री सेल्सियस स्केल में तो मुझे निकालना ही है, -0 डिवाइड बाय 100। तो इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा, ऊपर क्या बन गया आपका 25t डिवाइडेड बाय टी, टी तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो मुझे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि नीचे भी टी टी ही है। तो 25 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100। तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, 12.5 डिग्री सेल्सियस आपको रीडिंग मिल रही है। यहाँ से आपको क्या रीडिंग मिल रही है, 12.5 डिग्री सेल्सियस, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, 5t। जो यहाँ पर कोई 5t होगा वो डिग्री सेल्सियस स्केल पर 12.5 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग देगा। ये इस तरीके के टेम्परेचर कन्वर्जन के सवाल अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल मैं आपको करवाता हूँ थर्मल एक्सपेंशन पे। एक सवाल है थर्मल एक्सपेंशन से, देखो कह रहा है कि एक यूट्यूब है, क्या है यूट्यूब, सर यूट्यूब पे तो सवाल ही चल रहा है ना, ना 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 बेटे, यूट्यूब जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, एक ऐसी यूट्यूब है, ठीक है, एक ऐसी यूट्यूब है, और इस यूट्यूब में हमने लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। फर्क ये रहेगा कि इन दोनों आर्म्स में जो लिक्विड भरा हुआ है वो अलग अलग अमाउंट का हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि ऐसे हमने इसके अंदर लिक्विड फिल कर रखा है जी, ठीक है। हम्म तो कहा यह गया कि इस आर्म को हमने T1 डिग्री सेल्सियस पर होल्ड किया हुआ है, बना रखा है, और इसको हमने T2 डिग्री सेल्सियस पर होल्ड कर रखा है, ठीक है भैया। और अब हमने इसमें देखा कि यहाँ पर जो लिक्विड लेंथ है, यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ है वो L1 लेंथ है, और यहाँ पर जो लेंथ हमें मिली है वो L2 लेंथ है, समझे आप। यहाँ पर जो लिक्विड है वो कितना है, L2 लेंथ, हमें ये समझ में आया, हमें ऑब्जर्व हुआ कि टेम्परेचर अलग अलग होने से लेंथ अलग अलग होगी। अब तुम कहो होनी भी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है थर्मल एक्सपेंशन का। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, L1 लेंथ है ये, और यहाँ पर लेंथ है ये L2। बात समझ में आती है कि यहाँ पर ये L2 लेंथ है, और यहाँ पर उस वाली आर्म में वो L1 है। अब आपसे वो पूछ रहा है, अगर ऐसी कंडीशन है कि वो T1 डिग्री सेल्सियस पर है और ये T2 डिग्री सेल्सियस पर है, तो आप मुझे ये बताओ कि इस लिक्विड का गामा कितना होगा। गामा के ऊपर सवाल है। फाइंड फाइंड थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये सवाल है। तो प्लीज पॉज करो वीडियो को और खुद से एक बार सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो।
मास्टर तो करवा ही देगा, सवाल आप करो, समझ में आएगा। तो क्या है सवाल में, जरा ध्यान से देखना। इस सवाल में क्या है कहानी, ध्यान से देखना। हमने लेट किया कि जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ाया गया था, 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लेते हैं, तो लेंथ सेम रही होगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ क्या रही है, सेम रही है, तब ये टेम्परेचर अलग अलग नहीं थे। ठीक है भैया, हमने ये माना। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि जो लेवल था वो दोनों में सेम था, ये था, और ये लेंथ एल है। ये लेंथ क्या है, एल है। इनिशियली किसी 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने कहा कि इनिशियली ये यहाँ था। फिर जब हम L1 की बात करेंगे, L1 क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर था और यहाँ से ये यहाँ गया है, तो उस वाली आर्म की अगर मैं बात करूँ, आर्म ए बी की अगर मैं बात करूँ, आर्म ए बी की अगर मैं बात करूँ, तो ध्यान से देखना, L1 क्या हो जाएगी, L1 + गामा T1 हो जाएगी क्या, हाँ या ना। और यहाँ पर जो इस वाली आर्म में बात कर रहे हैं, L2 जो लेंथ है, जो L2 है वो क्या, L1 + गामा T2 हो जाएगी। बात समझ में आती है, बहुत आसान सी बात है ये, कि इनिशियली हमने माना कि ये थी स्टेट, इनिशियली हमने क्या माना कि ये थी इनिशियली, और यहाँ से यहाँ स्टेट जब पहुंची, तो ये कहानी हुई है कि एल लेंथ L1 हो गई है और ये वाली एल लेंथ L2 हो गई है, और ये दोनों ही इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। आपको क्या निकालना है, गामा निकालना है। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन से आप यहाँ पर L को डिड्यूस कर सकते हो क्या एक्सप्रेशन में। ठीक है, बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। एक लेंथ से हमने यहाँ पर निकाल लिया फ्रॉम फर्स्ट, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू L1/1 + गामा T1, और इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, L2/1 + गामा T2। तो यहाँ इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करूँ, तो सिर्फ गामा ही है जो मुझे दिक्कत कर रहा है। ठीक है, L1 + गामा T2, आई एम सॉरी, यहाँ पर आएगा L2 1 + गामा T1। तो इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन है, गामा, जो आपको यहाँ पर अंजाम तक जाने से रोक रहा है। छोटा कर देते हैं, हाँ जी। तो ये L, यहाँ से गामा क्या निकल के आएगा, गामा यहाँ पर रह जाएगा L1 गामा T2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, L2 - L1। ये L1 जो यहाँ था मैं उधर ही ले गया, और यहाँ पर कौन है, L2 गामा T1, क्या वो इधर आ जाएगा, -L2 गामा T1। तो गामा आपका यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, गामा विल बी इक्वल टू, गामा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 - L1 डिवाइडेड बाय, गामा आपने कॉमन लिया, L1T2 -L2, ओहो, L2T1। ये है आपका आंसर, L2 - L1, L1T2 - L2T1। एक बढ़िया सवाल है मेरे पास, हम करते हैं उसको। वो भी थर्मल एक्सपेंशन से ही जुड़ा है। ध्यान से देखना आप सवाल को। सवाल ये कह रहा है आपसे कि मेरे पास 3 रॉड हैं। मेरे पास क्या हैं, 3 रॉड हैं। हम्म, एक रॉड तो कैसे बनाऊं, एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं।
हम्म, एक रॉड मेरे पास ये है, ठीक है, और एक रॉड मेरे पास ये है, ये दोनों सेम लेंथ की हैं। इनफैक्ट जो ये तीसरी रॉड है ये भी सेम लेंथ की ही है, इन सबकी लेंथ सेम है, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, इन सबकी लेंथ क्या है, सेम है। ये भी एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है। तो इसका जो मटेरियल है उसका उसने अल्फा टू थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बताया, और इसका उसने बताया अल्फा वन। इसको नाम दिया उसने पी क्यू आर। ये क्वेश्चन है कि ओ इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, सबकी लेंथ क्या है, ओ एल एल एल, और ओ यहां पर O is the midpoint. O is the midpoint of PQ। उसने ये कहा कि इनका टेम्परेचर जब बढ़ता है PQ PR इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू QP। इन सब की लेंथ क्या है, L है। इस L को भी हटाओ, तीनों क्या हो गई, इक्वल लेंथ की हो गई। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। उसने कहा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इस तरीके से कहानी हो रही है कि ओ आर रिमेन सेम व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ओ आर रिमेन्स सेम। ओ आर हमेशा सेम रहेगा। अब उसने आपसे एक सवाल पूछा इसके बाद, अगर कह रहा है इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि तीनों सेम लेंथ की हैं, एक का जो थर्मल कोएफिशिएंट है वो भी बताया अल्फा टू, एक का बताया अल्फा वन, कह रहा है कि अगर ऐसी दुनिया है तो आपको ये बताना है अल्फा टू और अल्फा वन में क्या रिश्ता होगा। ओ आर और नहीं है, ओ आर, ओ आर डिस्टेंस रिमेन सेम। देन फाइंड relation, then find relation between अल्फा वन एंड अल्फा टू। ये क्वेश्चन है, जल्दी से पॉज करो, वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो सॉल्यूशन आपने देखा, करने की कोशिश करी होगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो डील सामने आई ही होगी। तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या कहानी है, कोशिश करते हैं। मुझे भी सवाल नहीं आता, मैं तो बस ट्राई कर रहा हूँ आपके साथ। तो जैसा उसने कहा कि आप ओ आर को टारगेट करो, ओ आर में कहानी छुपी हो सकती है। तो मैंने कहा ओ आर का स्क्वायर, अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल देखूं तो यह क्या बन जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर, और इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये आर क्यू स्क्वायर। तो ओ आर कितना है, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय फोर। ये तो कितनी हो गई ओ क्यू, ये एल बाय टू, एल बाय टू का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय फोर। और ये ओ आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, थ्री एल स्क्वायर बाय फोर। ठीक है, अब और ये हमेशा सेम रहेगा। तो अगर मैं आर क्यू डैश निकालूं, आर क्यू डैश नई वाली लेंथ एट इंक्रीज्ड टेम्परेचर, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये कितनी हो जाएगी, एल, ऊपर वाले का कितना है, एल वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। ठीक है, और ये जो नीचे की है ओ क्यू डैश, ओ क्यू डैश व्हेन व्हेन टेम्परेचर is raised
व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ओ क्यू डैश कितनी हो जाएगी, L/2 1 प्लस अल्फा 1 टी। अब आपको करना क्या है, वापस से हाइपोटेनियस वाली बात का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्राइंगल तो इनके बीच का कभी बदलेगा नहीं, ये 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। और ये बढ़ जाएगी वो बढ़ जाएगी, लेकिन ये हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ पर ओ आर का स्क्वायर, जैसा कि उसने कहा कि टेम्परेचर बढ़े सो बढ़े, ओ आर कभी नहीं बदलेगा, तो ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं कह दूं, आर क्यू डैश का स्क्वायर माइनस ओ क्यू डैश का स्क्वायर। तो ये कितना है यहाँ पर, तो ये 3L² बाय 4 ही रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ऐसा सवाल में दिया गया है, मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आर क्यू डैश कितना आ जाएगा, L² 1 प्लस अल्फा 2 टी का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, L² बाय 4 1 प्लस अल्फा 1 टी का स्क्वायर। मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, समझ में आया। और बाहर कौन है, L² और L, तो L² तो कट ही रहे हैं, ठीक है। और भी देखते हैं कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कॉपी कॉपी, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर चलते हैं, आओ, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर निकल के आएगा, आओ तुम चलो भैया अपने घर, हाँ जी। तो ये कितना है, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, L² प्लस A² प्लस B² प्लस 2 अल्फा 2 टी, और इन सब के साथ क्या है, L² कैंसिल ही कर देता हूँ यार मैं L² को, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 L² यहाँ पे क्या बचा, 3/4, और यहाँ पर क्या आया, -1 1/4 तो बाहर, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 प्लस अल्फा 1² T² प्लस 2 अल्फा 1 टी। ध्यान से देखना, 1 - 1/4 जब होगा तो क्या 3/4 ही बचेगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, अल्फा 2² T² प्लस 2 अल्फा 2 टी, और यहाँ पर क्या है कहानी, -अल्फा 1² T² -2 अल्फा 1 टी, माइनस वाले इधर ले जाओ तो सब कुछ कैंसिल होते नज़र आएगा, टी टी वाली चीज़ें कैंसिल होती नज़र आएंगी, और अल्फा 2 में और अल्फा 1 में एक रिश्ता निकल के आएगा आपके पास, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा, ये करोगे क्या आप खुद से, 2 अल्फा 1 टी, मैं टी को इतनी बार क्यों लिख रहा हूँ जबकि कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, प्लस 2 अल्फा 1 टी, एक टी दूसरा टी तीसरा टी चौथा टी, ये उड़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अल्फा 2 कॉमन लूँ मैं, अल्फा 2 अल्फा 1 में रिश्ता निकालना है, अल्फा 1² प्लस 2 अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2² प्लस 2 अल्फा 2, क्या कहानी समझ में आती है आपको इससे, 1/4 मेरा कहीं मिसिंग हो गया, -1/4 यहाँ पर, ये 1/4 नीचे है, चल ही रहा है ये, ठीक है, 1/4 वहाँ से यहाँ चल ही रहा है। तो अब कहानी आपको देखनी है, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 में क्या रिश्ता निकल के आया आपके पास, सर मेरा अल्फा 1 और अल्फा 2 में जो रिश्ता है वो टी के साथ फंसा हुआ है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो एक छोटा सा जो इन्फॉर्मेशन मैंने मिस किया यहाँ पर, इस सवाल में एक एजम्पशन भी था, इस सवाल में एक एजम्पशन है यहाँ पर, सर इसीलिए तो मेरे से सवाल नहीं हो रहा था, वरना तो मैं कर देता, आपने सवाल ही अधूरा लिखा, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, एजम्पशन लिख देता हूँ यहाँ पे, एजम्पशन चेंज इन टेम्परेचर, एजम्पशन स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर,
मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो बहुत छोटा है, इंक्रीज्ड। एजम्पशन ये है कि स्मॉल चेंज है। तो अब यहाँ से आपकी क्या दुनिया आसान हो जाएगी कि अल्फा टू टी स्क्वायर, अल्फा टू स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फा वन स्क्वायर, इन दोनों को आप जीरो मान सकते हो। ठीक है, टेंस नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो कहानी हो गई बेहद आसान। यहाँ पर क्या है, टू अल्फा टू टी, और उधर क्या है, अल्फा वन टी बाय टू। तो अल्फा वन इज इक्वल टू फोर अल्फा टू। ये आए हैं मजे, ये आ गया आपका रिलेशन। तो सवाल हमने जो किए ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स को और निखारने के लिए थे, एक प्रैक्टिस थी। मज़ा तब आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। कोच कितने भी सवाल करा दे, कोच कितनी भी स्विमिंग करके दिखा दे, कोच कितना भी शॉट लगा के दिखा दे, लेकिन मज़ा कब आता है, जब आप अपने आप से फील्ड में उतरते हो, आप अपने लेवल से ट्राई करते हो और फेल होते हो, गिरते हो, फिर आप करेक्शन करते हो। ठीक है, गलतियां करते हो, उनसे सीखते हो। किसी को अच्छा काम करते हुए, फुल्ली स्मूथ शॉट लगाते हुए देख के आप कभी भी अच्छा शॉट लगाना नहीं सीख सकते, जब तक कि आप खुद बैट ना पकड़ के गलत सही शॉट ना लगाओ। तो मेरा कहने का ओवरऑल यही है कि आप अपने आप से सवालों को उठाओ, उनको ट्राई करो, गलतियां करो, थोड़ी देर उनके साथ सर पटको, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो, समझ में आएगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, और बकवास ना करते हुए मैं जाना चाहता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलना चाहता हूँ। तो मैं थैंक यू लगा देता हूँ आपका। नाउ आस्क एनीथिंग एंड नेक्स्ट, थैंक यू। ऑलराइट देन, सी यू सून, बो बॉय, एंजॉय।